स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल बुद्धा एंड हिज धम्मा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं तथागत बुद्ध के जीवन के प्रारंभिक लक्षण को बारे में एक स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी वह अपने पिता के खेतों में जाते और वहाँ कोई काम नहीं होता तो किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यान का अभ्यास करने लगते। तथागत गौतम मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही जा रही थी, किंतु उन्हें एक अक्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न हो जाए कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह पुरुष में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से करुणिक थे। वह यह पसंद नहीं करते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेतों पर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं और पेड़ काट रहे थे, किंतु तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं है। वह इस दृश्य को देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, क्या यह उचित है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे? यह कैसे ठीक हो सकता है कि मजदूर कठोर परिश्रम करे और मालिक उनकी मजदूरी के फल से गुलछटे उड़ाए? उनके मित्रों के पास उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार की सेवा करने में वह अपने प्रभात को ही भोग रहा होता है। साक्य लोग वह परमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर साक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वह विद्वान थे, फिर भी उन्हें शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा नहीं थी। वे योद्धा वर्ग से संबंधित थे और उन्हें धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वे किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे शिकारियों के दल के साथ जाने से मना करते थे। उनके मित्र कहा करते थे, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? वे प्रत्युत्तर देते थे, मैं जानता हूँ कि तुम शेरों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरन तथा खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए न सही, कम से कम यह देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कितना चूक है। वे कहते, सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देते थे कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना भी पसंद नहीं करता। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से महाप्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थी। वह उनके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकारी प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ बहुत गौतमी से पूछा करते थे, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती थी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। वे गौतमी से पूछा करते थे, माँ, यह तो बताओ कि एक मनुष्य का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे मनुष्य को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक
सन्यासी के लिए ही ठीक हो सकती है, लेकिन क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय नहीं लड़ेगा तो राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? इस पर गौतमी उन्हें उनके ही निर्णय पर छोड़ देती थी। वह साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास करते। वह उन्हें बैठने का ठीक तरीका सिखाते थे। वह उन्हें एक विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना सिखाते थे। वह उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहते जैसे मैं प्रमुदित हूँ, मेरे संबंधी प्रमुदित हो, समस्त पशु पक्षी प्रमुदित हो। लेकिन उनके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उनकी हंसी उड़ाते थे। वे आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर पाते थे। इसके विपरीत वे अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरण को पाते अथवा खाने के लिए मिठाइयाँ देखते। उनके माता पिता को उनका इस प्रकार का एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्री भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को सही सिद्ध करते हुए कहते, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम जंगली पशुओं को अपने पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और अपने शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से हमें ऊपर उठना चाहिए और हमेशा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन में व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ जाएं। ऐसी थी उनकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट कारुणिक भावना उनके बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे थे और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब वह इस प्रकार बैठे तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया था और इस कारण वह पक्षी तड़प रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पक्षी का तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आए जहां वह पहले बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा दिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी ही देर बाद उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आकर पहुंचा। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था, किंतु कुछ दूर उड़कर वह वहीं कहीं गिर गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर उत्तर दिया और उसे वह पक्षी दिखाया जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि वह पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसके स्वामित्व का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया।
देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का अस्थायी बैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसने फुफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण में ऐसी ही विशेषताएं थी। दोस्तों, तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी है कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को